हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपका एक बार फिर अपने कोणार्क परिवार यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारत के बारे में हम बात कर रहे थे और मध्यकालीन भारत में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो हमारा जो दिल्ली सल्तनत है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में जैसा कि आपको पता है आपने अपना गुलाम वंश बहुत अच्छी तरीके से अपना तैयार कर लिया है और अब जो हमारा नेक्स्ट वाला जो हमने स्टार्ट किया था खिलजी वंश के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। अब खिलजी वंश में उससे आगे की हम बात करेंगे और हमें आशा है आप अच्छे से इसको देखेंगे और आपका अच्छे से कंप्लीट भी होगा। ठीक है, तो एक बार मैं खिलजी वंश के आपको जो मैंने जितना बताया है उसे मैं समराइज कर दे रहा हूं, जिससे आपको पीछे वाली वीडियोस के लिंक करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया जो खिलजी वंश है आपका खिलजी वंश की अगर हम टाइमिंग की जो हमने बात की थी वो आपको पता है 1290 से लेकर 1320 तक हमारी ये खिलजी वंश की टाइमिंग रहेगी। ठीक है, इसमें जो आपका खिलजी वंश है इस वंश की अगर हम संस्थापक की बात करें तो आपको पता है कौन है आपका जलालुद्दीन खिलजी, ये आपका इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। अब जो जलालुद्दीन खिलजी है आपको पता है ये हमारा जो जलालुद्दीन खिलजी है काफ़ी एजेड हो चुका है, काफ़ी उम्र में जाके ये शासक बना है और शासक भी कैसे बना है आपको पता है कि ये हमारा गुलाम वंश का जो शासक था, अंतिम शासक गुलाम वंश का, जिसका नाम क्यूमर्स था। क्यूमर्स की इसने क्या की थी, हत्या की थी। क्यूमर्स की हत्या कर जो हमारा क्या है गुलाम वंश का अंतिम शासक, ये हमारा कौन है गुलाम वंश का अंतिम शासक, इसकी इसने हत्या की और स्वयं क्या बन बैठता है, ये शासक बन बैठता है और खिलजी वंश की ये क्या करता है, स्थापना कर देता है। इधर क्या होता है, इसका एक जो हमारा जलालुद्दीन खिलजी है इसका एक भतीजा दामाद होता है, जिसका जो भतीजा दामाद है क्या है, भतीजा दामाद। इस भतीजा दामाद का जो नाम था वो क्या है आपका अली गुरसाप। क्या नाम था, अली गुरसाप काफी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ये अली गुरसाप ही आगे चलकर जब हमारा शासक बनता है तो ये किस नाम से शासन करेगा, आपका अलाउद्दीन खिलजी नाम से ये हमारा शासन करता है। क्या होता है, जब जलालुद्दीन खिलजी अपना जब शासन कर रहे थे और इनका जलालुद्दीन खिलजी की जो टाइमिंग है आपको पता है 1290 से लेकर हमारा क्या है 96 तक है। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन खिलजी जब शासक थे तो उस समय हमारा क्या होता है, एक अटैक होता है भिलसा पर 1291 में एक आक्रमण किया जाता है और जो आक्रमण है भिलसा पर ये जलालुद्दीन खिलजी ने जो नेतृत्व में कराया था वो अपने जो भतीजा दामाद था अली गुरसाप उसके नेतृत्व में कराया था, जिसमें क्या होता है इस जो अभियान में जब ये जाता है नेतृत्व करता हमारा अली गुरसाप होता है और अली गुरसाप अपने जो कहना चाहिए बहादुरी का यहाँ पे परिचय देता है और परिचय देते हुए वह भिलसा को जीत लेता है, जिससे हमारा जो जलालुद्दीन खिलजी है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। और अगला जो हमारा रहता है एक इसके ही समय में जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक आपका एक स्थान होता है जिसका नाम होता है कड़ा मानिकपुर में क्या होता है, उस समय एक सूबेदार था जिसका नाम था छज्जू, मलिक छज्जू करके इसका नाम था। छज्जू नामक जो व्यक्ति था वो यहाँ का सूबेदार था और जिसने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। जब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था तो कड़ा मानिकपुर में जो मलिक छज्जू को दबाने के लिए, इसके विद्रोह को दबाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी फिर अपने जो इसका भतीजा दामाद है अलाउद्दीन खिलजी अली गुरसाप को यहाँ पर भेजता है
और अली गुरसाब क्या करता है, इस जो इसका कड़ा मानिकपुर अभियान होता है इसमें एक बार फिर से अपनी बहादुरी का परिचय देता है और परिचय देते हुए वो क्या करता है, कड़ा मानिकपुर को मलिक छज्जू से आज़ाद करा लेता है और इसे जीत लेता है। इस बात से प्रसन्न होकर जो हमारा जलालुद्दीन खिलजी है वो अपने भतीजे दामाद अली गुरसाब को कड़ा मानिकपुर का क्या बना देता है, आपका सूबेदार बना देता है। मतलब वहाँ की जो सूबेदारी होती है वो किसे दे देता है, वो अपने भतीजे दामाद को दे देता है। इधर क्या होता है, कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी इसे मिल जाती है, ये अच्छे से अपना वहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं एक जो शासक है, शासक बनने की जो कहना चाहिए बीज था वो पनप चुका था और ये भी चाहता था कि मैं शासक बनूं। ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था और ये खुद एक शासक बनना चाहता था। तो इस कड़ी में क्या करता है, ये जो कड़ा मानिकपुर में सूबेदारी के समय में ही 1296 में एक अभियान करता है। ये जो हमारा अभियान है ये होता है आपका देवगिरी का अभियान होता है। दक्षिण भारत में ये आपका देवगिरी है और इस अभियान में इसे क्या होती है, अथाह संपत्ति प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी को अथाह संपत्ति की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब इस बात की जो खबर होती है वो किसे पता चलती है, इसके जो हमारे कहना चाहिए ससुर हैं जलालुद्दीन खिलजी, उनको पता चलता है इस बात का। अब उनको पता चलता है तो वो इसके पास में संदेश भेजते हैं और जो इस संदेश में लिखा होता है कि आपने बिना बताए हमारी जो शर्तें तय हुई थी कि आप जब कड़ा मानिकपुर के सूबेदार बनोगे तो हमारे से बिना पूछे आप किसी प्रकार का कहीं पे आक्रमण नहीं करोगे और उस पर अगर आक्रमण करना है तो आप हमें वो सारी चीज़ें बताओगे, लेकिन आपने वो सारी जो शर्तें हैं उन्हें तोड़ा है। जब तोड़ा है तो उस बात को रियलाइज करने के लिए इसने क्या किया, उसने जो अली गुरसाब है वो अपने जो ससुर जलालुद्दीन खिलजी हैं वो उनसे एक तरह से माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने भाई तुम्हारे पूछे बिना ही मैंने ये काम किया है, मैंने जो आप वहाँ पे आक्रमण किया है, लेकिन आप आइए हमारी आपसे संबंध वही पुराने वाले ही रखेंगे और आगे से मैं ऐसा कोई सा काम नहीं करूँगा जिसे लेकर आपको किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो। अब क्या होता है, इससे मिलने के लिए अली गुरसाब से मिलने के लिए जलालुद्दीन जो खिलजी होता है आपका कड़ा मानिकपुर आता है और कड़ा मानिकपुर जब आता है इधर क्या होता है, अली गुरसाब के जो कहना चाहिए शासक बनने में जो मेन हमारा रोड़ा था वो आपका कौन था, वो आपका जलालुद्दीन खिलजी था। अब क्या होता है कि जो अली गुरसाब होता है इसके आने से पहले एक षड्यंत्र रचता है कि जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी इनसे मिलने आएगा तो रास्ते में ही ये जलालुद्दीन खिलजी को क्या करा देगा, उसका कत्ल करा देगा, उसका मर्डर करा देगा। ये एक सोची समझी साजिश थी और वही होता है। क्या होता है कि आपके जलालुद्दीन खिलजी इससे मिलने के लिए हमारे कड़ा मानिकपुर साइड से आते हैं और उधर अली गुरसाब द्वारा कुछ व्यक्तियों को लगा दिया जाता है इसे मारने के लिए और वो जो हमारे व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी को मार देते हैं। इसमें एक यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ही क्यों नहीं जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, तो ये बहुत सिंपल है। अगर जलालुद्दीन खिलजी को अगर अलाउद्दीन खिलजी मारता और अगर वो बच जाता तो वो उसकी नज़रों में आ जाता, जिससे क्या है उसे आगे इन फ्यूचर काफ़ी इसके कहना चाहिए डेंजर रिजल्ट उसे भोगने पड़ सकते थे। तो इस वजह से उसने कहा अगर मर जाता है तो बहुत अच्छी बात, तो मैं शासक बन ही जाऊंगा, अगर नहीं मरता है तो मैं जाके अपना सिंपैथी उसके साथ में दिखाऊंगा कि अरे यह हुआ और आगे चल के देखा जाएगा फिर कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रकार का पूरा षड्यंत्र था और यहाँ पे हमारा क्या था, आपका जो जलालुद्दीन खिलजी है वो हमारे 1296 में उनकी हो जाती है मृत्यु, उन्हें मार दिया जाता है। जब मार दिया जाता है, ये घटना कहाँ पे हुई है, आपकी कड़ा मानिकपुर साइड से हुई है। जब कड़ा मानिकपुर साइड से ये घटना हुई है तो जलालुद्दीन जो आपका अली गुरसाब था इसने अपने राज्याभिषेक कराया है। पहले तो आपका कड़ा मानिकपुर में ही कराया क्योंकि ये घटना कड़ा मानिकपुर में अपना पहला वाला राज्याभिषेक किसने कराया और सेकंड वाला राज्याभिषेक ही आपका कराएगा दिल्ली में। क्या कराता है, दिल्ली। तो
तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के जो आपका अलाउद्दीन खिलजी, अभी तो अली गुरसाप है, अली गुरसाप के जो हमारे जो राजाभिषेक होते हैं, जो आगे चल के आपका अलाउद्दीन खिलजी कहलाएगा, वो 2 जगह होते हैं। और गद्दी पर जो ये बैठता है वो किस नाम से बैठता है? वो अलाउद्दीन खिलजी नाम से बैठता है। किस नाम से बैठेगा? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी नाम से ये बैठता है। ठीक है, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी नाम से ये हमारा क्या करेगा? शासन करता है। और दिल्ली में जब ये अपना राज्याभिषेक कराता है तो क्या होता है, इधर जलालुद्दीन जो खिलजी है, इसका एक जो इसकी कहना चाहिए पत्नी है, जिसका जो आपकी इसकी पत्नी है, वो क्या करती है, अपने बेटे को क्या बना देती है? अपने बेटे को वहां का राजा बना देती है। ठीक है, उसको क्या बना देती है? अपने जो बेटा होता है उसको राजा बना देती है। और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है आपका मल्लिका जहां। इसकी जो पत्नी है जलालुद्दीन खिलजी की, उसका नाम क्या है? मल्लिका जहां। तो मल्लिका जहां क्या करती हैं कि जो आपका दिल्ली का शासक कैसे बना देती हैं? अपने बेटे को बना देती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, उसके बेटे को हटा के अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपना राज्याभिषेक कराता है और वहां पे क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो अगली हमारी कड़ी आ जाती है वो अलाउद्दीन खिलजी की आ जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आपको पता है ये जो हमारे इसकी चल रहा है, आपको 1296 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1296 से लेकर आपका 1315-16 तक इसकी क्या रहती है? टाइमिंग रहती है अलाउद्दीन खिलजी की। क्या होता है आपको पता है, अलाउद्दीन खिलजी है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इसकी अगर उपाधियों की बात करें तो इसकी कुछ उपाधि हैं। जैसे आपका अलाउद्दीन खिलजी को क्या बोला जाता था? सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, या फिर द्वितीय सिकंदर, सेकंड सिकंदर बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इसके भी अंदर सिकंदर जैसी क्या थी, इसके भी अंदर सिकंदर जैसी महत्वाकांक्षा थी, ये पूरे भारत को जीतना चाहता था, तो इस वजह से इसकी ये उपाधि मिलती है, सिकंदर ए सानी। इसके बाद में आपका क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ये एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था। लेकिन इसका एक दोस्त था और जो काजी था, जिसका नाम आईने उल मुल्क था, और उनके कहने पर ये जो नए धर्म है इस चलाने की बात को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। वो कहता है कि नहीं, आप किसी प्रकार का नया धर्म मत चलाइए, जिस धर्म में हम हैं हमें उसी में रहना चाहिए। तो उनके कहने पर ये नया धर्म चलाने का जो विचार होता है उसे त्याग देता है। इसके बाद में आपका ये वाला हो जाता है। अब ये बन चुका है शासक। अब हम अच्छी तरीके से पूरा जो हमारा फोकस रहेगा वो अलाउद्दीन खिलजी पे रहता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो चलिए इसे एक बार रब करते हैं। और आप लोग अच्छे से इस जो भी हमने बातें बताई हैं आप इन्हें अच्छे से देखिए, इन्हें अच्छे से एक एक पॉइंट को अपना क्लियर कीजिए और आप देखेंगे। और इसके बाद में आप अपने जो भी प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें लगाइए। आप अपने अंदर काफ़ी चेंज महसूस करेंगे कि रियलिटी में आपने जो पढ़ा है वो कितना कामगार है। और हमें ऐसी आशा है कि जितने भी लोगों को मैंने जितना जो आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर कराया है, उनका ये रेस्पॉन्स रहा है कि सर हम मोस्टली जो होता है 80% तक हम अपने जो पेपर होते हैं अनसॉल्व या सॉल्व वाले उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको केवल एक गाइडेंस ही दे सकता हूँ एक गुरु के नाते, बाकी चलना तो आपको ही है। क्योंकि आप जो भी आप बनना चाहते हैं, जिस भी जॉब में आप जाना चाहते हैं, तो मेन चीज़ क्या है कि आप हर एक जॉब के लिए अलग से तैयारी मत कीजिए, बल्कि एक तैयारी इतनी अच्छे ढंग से कर लीजिए कि आपकी जो भी जॉब आप जाना चाहते हो, जिसमें भी जाना चाहते हो, 5-6 जो भी हैं आप उन्हें अच्छे से कर सको, क्लियर कर सको। ठीक है, तो आइए अब हमारा जो फोकस रहता है वो हमारा रहता है अलाउद्दीन खिलजी पे। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अब हम देखते हैं अच्छे से। यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं।
ठीक है, देखते हैं। तो आपको पता चल गया अलाउद्दीन खिलजी। बारह 1296 से लेकर 1315 तक का इनका, 1516 तक का आपका, 16 कहीं की किताब में लिखा हुआ है, तो वहाँ तक का इनका टाइमिंग रहता है। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो हमारे हैं, इन्होंने क्या किया है, शासक बनते ही इन्होंने सबसे पहले जो आक्रमण किया है वो 1297 में किया है। वो आपको पता है इन्होंने कहाँ पे किया था, देवगिरी पर किया। देवगिरी पे आक्रमण के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया कि जो आक्रमण देवगिरी पर किया गया था, तो यहाँ के जो शासक थे देवगिरी के, उनका नाम था राय कर्ण सिंह। क्या नाम था, राय कर्ण सिंह नाम था। उन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया था, दक्षिण भारत में जो आपकी जगह है देवगिरी, वहाँ पे शरण ली थी यादव राजा के यहाँ पे, जिनका नाम क्या था आपका रामचंद्र। क्या नाम था, रामचंद्र जिनका नाम था। वहाँ पे इन्होंने शरण ली थी और साथ में ये अपनी बेटी इनकी एक थी जिसका नाम है देवल रानी। इनकी जो बेटी है इनका क्या नाम है, देवल रानी। वो देवल रानी को लेकर उन्होंने कहाँ पे, देवल रानी को लेकर कहाँ ली थी शरण, आपके देवगिरी में ली थी। और इनकी क्या होता है यहाँ पर जो अभियान आपका जो आपका, एक मिनट, ये 1297 देवगिरी वाला नहीं है, ये आपका गुजरात अभियान है। आप इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये आपका गुजरात अभियान है। कौन सा है आपका, गुजरात अभियान है, गुजरात अभियान। ये अभियान क्या होता है, दो इसके मिलिट्री जनरल होते हैं। एक होता है आपका उलूग खां, उलूग खां, और दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका नुसरत खान। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। और नेतृत्व करते हैं तो यहाँ से आपकी जो देवल रानी, तो रामचंद्र के यहाँ पे ये शरण ले लेता है लेके, इसकी पत्नी बच जाती है। इसकी जो पत्नी होती हैं वो हमारे क्या है, जो पत्नी बच जाती हैं उसे उलूग खां और नुसरत खां के हाथ लग जाती हैं, और उसे, जिसका नाम था आपका कमला देवी। क्या नाम था, कमला देवी। और कमला देवी को ये लोग भेज देते हैं दिल्ली, किसके पास, आपको पता चल गया होगा, दिल्ली में भेज देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इस कमला देवी से क्या करता है, शादी कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका अभियान था। और इस तरीके से क्या होता है, ये गुजरात पे अपना क्या करता है, विजय अभियान बना लेता है। इसके बाद में आपका जो नया वाला हमारा रहेगा 1297 में, आपका इसने क्या फतेह कर लिया था, गुजरात फतेह कर ली थी। और एक पॉइंट आपका यहाँ पे और है कि जो नुसरत खान है उसे इस गुजरात अभियान में एक हिंदू गुलाम मिला था, जिसको बाद में धर्म परिवर्तित करा दिया जाता है, और जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या नाम था, मलिक काफूर नाम था, जिसको आप 1000 दीनारी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 1000 दीनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को कहा जाता है। ये हाथ लगा था नुसरत खान के, और नुसरत खान इसे किसे दे देता है, अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। और ये मलिक काफूर जो आपका ट्रांसजेंडर था, मतलब थर्ड पर्सन था, ट्रांसजेंडर था, यही मलिक काफूर क्या करता है, दक्षिण भारत के जितने भी अभियान होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उनमें अहम भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो इतने पॉइंट आपके गुजरात अभियान वाले से हो गए। 1297 के बाद में आपका नया वाला जो पता है आपको, अगला वाला जो अटैक होता है वो आपका होता है, कौन सा वाला है, रणथंभौर वाला। तो आपका जो दूसरा अटैक हुआ रणथंभौर का अटैक होता है, ये आपका जो अटैक है वो आपका 1301 का है। तो 1301 में इसने क्या होता है, अटैक किया जाता है कहाँ पे, रणथंभौर पे, रणथंभौर अभियान। ये सभी विजित हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और इस रणथंभौर अभियान का कैसा क्या होता है वो हम आपको बताएं। यहाँ के जो रणथंभौर है आपका, यहाँ के जो राजपूत राजा हैं उन्होंने क्या किया था, जो आपके मंगोल आक्रमणकारी थे उनमें से 2 मंगोलों को उन्होंने शरण दी थी। जब शरण दी थी तो कहा गया भाई आपने जिन मंगोलों को शरण दी है उन्हें बाहर निकालिए, बट उन्होंने मना कर दिया।
और मना करने के कारण क्या होता है, 1301 में रणथंभौर पर हमारा क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपना आक्रमण कराता है। और इस आक्रमण में जो नुसरत खान होता है, नुसरत खान के आपके नेतृत्व में होता है, और नुसरत खान हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपका मारा जाता है। नुसरत खान आपका मारा जाता है। तब इसकी जो कमान होती है, मतलब नेतृत्व तो कौन करता है, स्वयं हमारा अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। कौन आ जाएगा आपका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करता है और उसे जीत लेता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है, आपका रणथंभौर अभियान रहा इसका। इसी कड़ी में बात करें, आपको पता है 1303 वाला जो हमने आपको बताया था कि तीसरा वाला जो इसका रहेगा वो आपका कौन सा है, 1303 वाला। 1303 में जो आपका है इसका कौन सा रहता है, मेवाड़ वाला, मेवाड़ अभियान होता है, उसे थोड़ा देखते हैं। ठीक है, आपका क्या होता है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के एक आपके जो शासक है उनका नाम है राणा रतन सिंह। क्या नाम है, राणा रतन सिंह। और उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। और इन्हीं पर आपको पता है आपकी जो पद्मावत मूवी बनी हुई है। ठीक है, पद्मावती थी। पद्मावती उस समय की हमारी क्या थी, आप कह सकते हो विश्व सुंदरी थी। कौन थी, विश्व सुंदरी। अब इनकी जो सुंदरता की जो तारीफ थी वो चारों दिशाओं में काफ़ी फैल चुकी थी। और इस बात का जो पता होता है वो हमारा पता चलता है, आपका किसको पता चलता है, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जब इसके बारे में, इनकी सुंदरता के बारे में जब पता चलता है तो वो इन्हें देखने के लिए लालायित हो उठता है कि मैं कैसे पद्मावती से मिलूं। और वो कई प्रकार की अपनी जुगत लगाता है जिससे वो पद्मावती से मिल सके। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि पद्मावती से मिलने के लिए उसने अपना मैसेंजर भेजा कि मुझे केवल एक बार पद्मावती से मिलने दीजिए, बात खत्म हो जाए। मैं देखना चाहता हूं कि रियलिटी में पद्मावती इतनी सुंदर है कि जिसमें मेरी पत्नियां हैं इतनी सारी, वो इतनी सुंदर नहीं है जितनी पद्मावती है। मना हो गया, यहाँ तक कि एक जो आपका फोटो था, फोटो देने से भी मना कर दिया गया कि भाई नहीं ये चीज़ है। तो लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी जब चिढ़ जाता है तो चिढ़ने के बाद में वो क्या करता है, 1303 में हमारा मेवाड़ पे हमारा क्या करता है, अटैक कर देता है। और अटैक करने पे हमारा क्या होता है, इस जो अभियान होता है उसमें राणा रतन सिंह क्या होते हैं, मारे जाते हैं। वो अपनी आन मान शान की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। इधर बहुत सारे हमारे राजपूत लोग होते हैं, उनका भी क्या होता है, वो भी बलिदान अपना दे देते हैं और वो भी खत्म हो जाते हैं। जब खत्म हो जाते हैं और ये बात का जब बाद में पता चलता है, हमारा जो हमारी रानी होती हैं आपकी पद्मावती, तो पद्मावती जो चित्तौड़ वाला आपका रीजन है, चित्तौड़ में हमारा क्या करती हैं, एक वो जौहर करती हैं। क्या करती हैं, जौहर। क्या करती हैं, जौहर। अब जौहर क्या चीज़ है, जौहर प्रथा वो आपकी जो है उसको करती हैं। और जो जौहर है इसमें क्या है, उन्होंने अपने आप को, अपनी जो सखी सहेली होती हैं उनके साथ में उन्होंने मिलके क्या किया था, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था और अपने प्राणों को क्या किया, खो दिया। और ऐसा उन्होंने इस वजह से किया, उन्होंने सोचा अगर हम मान लीजिए जीते जी अगर हम दुश्मन के हाथों लग जाते हैं तो हमारे जो वीर पुरुष हैं उनका जो बलिदान है वो व्यर्थ जाएगा। तो हमें जीते जी किसके उसमें नहीं आना है, हाथों में नहीं आना है, ये हमें नहीं आना है जो हमारे कौन है, शत्रु है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब ऐसे आता है किसकी तरफ, महल की तरफ आता है, तो वो देखता है कि काफ़ी सारा धुआं उठ रहा है। धुआं उठ रहा तो पता करता है कि भाई इसमें जो हमारी पद्मावती हैं उन्होंने जौहर कर लिया है। तो वो बहुत ज़्यादा विचलित होता है और बहुत कहते हैं, वो बहुत चीखता है। चीखने के बाद में वो और भी जो हमारे राजपूत लोग होते हैं उनका क्या करता है, सर्वनाश करता है। सर्वनाश करने के बाद में वो वापस चला जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा ये हमारे 1303 वाला मेवाड़ अभियान रहता है। इसके बाद में ये आपका ये रहा। इसके बाद में आपका 1305 में ये हमारे मध्य भारत की तरफ हमारा रुख करता है, मध्य भारत की तरफ रुख करता है। और मध्य भारत में ये आपका किस किस को जीतता है, जैसे आपका उज्जैन हुआ, ठीक है ना, उज्जैन हुआ, मांडू है आपका उज्जैन, मालवा, मांडू, मालवा,
मांडू और आदि जगह आपकी जो रहती हैं उनको क्या करता है, विजित करता है। ठीक है ना। तो मध्य भारत की तरफ इसका हो गया। इसके बाद में मध्य भारत पे ये अच्छे से अपनी जब पकड़ बना लेता है, इसके बाद में ये अपनी दक्षिण भारत की तरफ रुख करता है और दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करेगा। और दक्षिण भारत में आपकी पता है जो साथ दिया था इसका अभियान में, वो कौन देगा, मलिक काफूर देगा। मलिक काफूर देता है और इस अभियान में सबसे पहले जो अटैक होता है वो आपका 1308 में जो किया जाता है वो किया जाता है आपको सेंस होगा कि कहां पे, देवगिरी। आखिर देवगिरी पर ही क्यों, क्योंकि यहाँ के ही तो शासक ने जो गुजरात के जो शासक थे उनको शरण दी थी। ठीक है ना। तो इस वजह से देवगिरी पे अटैक होता है और देवगिरी पे अटैक करने के बाद में जो यहाँ के हमारे शासक होते हैं आपके कौन होते हैं, यादव शासक होते हैं। और उन यादव शासक का क्या नाम होता है आपका, रामचंद्र। रामचंद्र को बंदी बनाकर, और ये दक्षिण भारत के जितने भी हैं यहाँ पे, और ये कौन करेगा, मलिक काफूर करे। तो देवगिरी का जो नेतृत्व है वो किसने किया है अभियान का, मलिक काफूर ने किया। किसने किया, मलिक काफूर ने इसका क्या है, नेतृत्व किया। और इसमें रामचंद्र पे इन्होंने अटैक किया इसने, और रामचंद्र को अटैक करके पराजित करके उन्हें बंदी बना के कहाँ भेज देता है, ये दिल्ली में हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी है वहां पे भेज देता है। अलाउद्दीन खिलजी के पास जब इन्हें भेजा जाता है तो इनके रामचंद्र के अंदर तो इस समय ये चल रहा होगा, ना जाने अब ये छोड़ेगा या मारेगा, ना जाने क्या क्या करेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसके गुजरात के जो शासक थे उनको क्या दिया था, शरण दिया था। लेकिन ऐसा यहाँ पे होता नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। वो क्या करता है, उनका भव्य स्वागत करता है। भव्य स्वागत करके क्या करता है, उन्हें कई दिनों तक रहने का वहाँ पे आश्वासन देता है। वो कई दिनों तक वहाँ पे रहते हैं। और जब वो जाते हैं तो रामचंद्र की विदाई करते समय वह उन्हें कई सारे उपहार देता है और कहता है कि भाई ऐसा है कि आपका जो शासन है, आप शासन तो करोगे जहाँ पे आप करते हो, अभी तक जैसा किया वैसा ही करोगे, बट आपने हमारी अधीनता स्वीकार की है। कुछ संधियाँ होती हैं जिनके तहत तो उसको फिर वहाँ से जाने दी। जैसे आपने हमारी अधीनता स्वीकार की है, उनका हाँ, रामचंद्र का हाँ भाई की है, आप अपना जैसे शासन है वैसा ही करोगे। और नंबर 2, हमारे दक्षिण भारत में अगर किसी प्रकार का विजय अभियान होता है तो आप उसमें हमारा सहयोग करोगे। और रामचंद्र ने बोल दिया ओके सर, हम इसमें भी तैयार हैं। उनका ठीक है। इसके बाद आपका दक्षिण भारत से जो आपका देवगिरी है उधर से जितना भी आपका कर लगता है, कायदे का जो कर होता है, आपको समय पे कहाँ भेजना होगा, दिल्ली भेजना होगा। उनका ओके सर ठीक है। इतनी बातें जब तय हो जाती हैं तो उन्हें विदाई दी जाती है। विदाई में उन्हें बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, रामचंद्र हमारे किसकी तरफ टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं हमारे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ, और वो अलाउद्दीन खिलजी के एक विश्वसनीय पात्र बन जाते हैं। अब यही व्यक्ति क्या होता है, दक्षिण भारत अभियान में अलाउद्दीन की काफी मदद करता है। इसके बाद में 1308 में आपको पता चल गया, ये वाला हो गया। इसके बाद में हमारा जो रहता है 1309-10। 1309-10 में हमारा क्या होता है, जो अलाउद्दीन है खिलजी है वो हमारा फिर और अटैक करता है। 1309-10 वाला आप देखेंगे, 1300 इधर समझा देते हैं, 1309-10 इसमें क्या होता है, आपके बारंगल, ठीक है ना, बारंगल जो हमारे बारंगल में ये अटैक होता है। कहाँ होता है आपका, बारंगल में अटैक आपका होता है। और बारंगल में आपका एक वंश चल रहा था जिसका नाम था काकतीय वंश। कौन सा वंश, काकतीय वंश। और इस काकतीय वंश का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव राय। क्या नाम था, प्रताप रुद्र देव राय। ये इसका शासक होता है यहाँ का बारंगल का। अब ये बारंगल पे जब अटैक किया जाता है तो आपको पता है दक्षिण भारत में तो ये किसके नेतृत्व में होगा, आपको पता है मलिक काफूर के नेतृत्व में ये वाला हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, मलिक काफूर। मलिक काफूर के नेतृत्व में ये अभियान हमारा होता है। और इसमें क्या होता है, जो मदद करता है वो कौन करेगा, आपकी इसकी मलिक काफूर की रामचंद्र मदद करता है। और रामचंद्र जब मदद करता है तो क्या होता है, ये बारंगल को जीत लिया जाता है काकतीय वंश का। और प्रताप रुद्र देव राय क्या होते हैं, इसकी किसकी, आपकी मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गई, 1209-10 वाला समझ में आ गया। ठीक है,
अब इसके बाद में इसके 1311 के आपके आक्रमण होते हैं, उन्हें हम एक बार देखते हैं अच्छे से, ठीक है। 1311 में ये क्या है आपका होयसल, जो द्वार समुद्र वालों की जो राजधानी रहती है होयसल, वहां पे क्या करता है, ये राजधानी किसकी है, द्वार समुद्र की, द्वार समुद्र शासकों की ये राजधानी रही है। वहां पे ये अटैक करता है, कौन करेगा आपको पता है, नेतृत्व कौन करेगा इसका, मलिक काफूर। तो मलिक काफूर इसका नेतृत्व करता है, मलिक काफूर, और होयसल पर क्या करता है, अटैक करता है। और यहाँ पे भी क्या करता है, यहाँ के जो हमारे शासक होते हैं उनको भी क्या कर लेता है पराजित कर लेता है। और पराजित करने के बाद में वो भी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और जो होयसल के उस समय जो शासक थे वो, उनका नाम आपका जो रहता है, उनका नाम है वीर बल्लाल थर्ड। वीर बल्लाल, होयसल के जो शासक हैं उनका नाम क्या है, वीर बल्लाल थर्ड, वीर बल्लाल थर्ड, ठीक है। ये जो शासक रहते हैं वीर बल्लाल थर्ड, ये भी क्या करते हैं, आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते, किसकी, मलिक काफूर की कर लेते हैं। इसके बाद में 1311 में ही आपका क्या होता है, तमिलनाडु में अटैक होता है। जो तमिलनाडु है आपका, तमिलनाडु में एक आपका मदुरई करके एक शहर पड़ता है। यहाँ पर जो मलिक काफूर होता है वो अटैक करता है। और तमिलनाडु में जो मदुरई वाला आपका क्षेत्र है, यहाँ पे आपका जो वंश चल रहा था उसका नाम था पांड्य वंश। क्या नाम था, पांड्य वंश। हम इधर समझा देते हैं, आप देख लीजिए, पांड्य वंश। और उस पांड्य वंश में आपके दो शासक थे, एक का नाम था वीर पांड्य और एक का नाम था सुंदर पांड्य। तो वीर पांड्य और दूसरे का नाम था आपका सुंदर पांड्य। ये दोनों लोग क्या है, शासन को लेके आपस में लड़ झगड़ रहे थे। जब लड़ झगड़ रहे थे तो इस बात का फायदा उठाता है मलिक काफूर, वो अटैक करता है। जब अटैक करता है तो इसकी सूचना जब इन्हें वीर पांड्य और सुंदर पांड्य को मिलती है तो यहाँ से ये भाग खड़े होते हैं। तो ये अधीनता तो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद ही वहाँ पे नहीं है, स्वयं नहीं है, तो अधीनता तो स्वीकार नहीं होगी। और अधीनता स्वीकार नहीं होती है तो इनके क्या होता है, जब ये चले जाते हैं तो जो हमारी मदुरई होती है, मदुरई को खूब लूटा जाता है। और अपार धन संपत्ति की जो प्राप्ति होती है वो आपकी किसको होती है, मलिक काफूर को होती है। तो इस प्रकार ये रहा आपका इसके अटैक। और इसके बाद में 1311 में ही क्या होता है, जो हमारा जो दक्षिण भारत आपने देख रहे हो, दक्षिण भारत हमारा तमिलनाडु तक पहुंच जाता है, ठीक है। आइए अब इसे थोड़ा रब कर देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, जो मलिक काफूर की जो इज्जत होती है किसकी नज़रों में, अलाउद्दीन खिलजी की नज़रों में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसे वो बहुत ज़्यादा क्या करने लगता है, सम्मान देने लगता है। एक आप कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी का जो दाहिना हाथ था हमारा, वो कौन हो गया था, आपका मलिक काफूर सिद्ध हो गया था, ठीक है। तो ये है। इसके बाद में 1311 में जो आपका जालौर है, आपका ये आपका राजस्थान वाले रीजन में पड़ता है। तो जालौर पे भी हमारा क्या होता है, जो आपका मलिक काफूर है वो अन्य जनरलों के साथ में मिलके जालौर को भी क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। किसको विजित कर लेता है, 1311 का ही आपका अटैक है। इसमें ये आपका जालौर वाला जो आपका है, ठीक है, राजस्थान में ये आपका पड़ता है। तो इसको भी वो क्या कर लेता है, मलिक काफूर क्या करेगा, मलिक काफूर इसको भी क्या कर लेता है, विजित कर लेता है, इसे भी जीत लेता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो आपने अभी तक कितनी सारी चीजें देखी, ठीक है। तो आपको आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से इन बातों को देखोगे, ठीक है। क्या होता है, एक चीज और देखेंगे, जब हमारा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, जब ये शासक बनता है तो शासक बनने पर इसने ये देखा था कि भाई ये वो कौन से कारण हैं जिसमें हमारे क्या होता है, किसी भी शासक का क्या होता है, लोग विद्रोह करते हैं तो उन्हें विद्रोह, जो हमारे लोग विद्रोह करते हैं तो उन विद्रोह को पता लगाया, कारण को, उनके कारण क्या थे उनको पता लगाया और उन पे काम किया। जिससे क्या हुआ, इसने जो शासन है, कहते हैं कि इसका शासन जनता पे बहुत भारी पड़ गया था। इसने जनता को केवल कमाने और खाने लायक ही छोड़ा था, ठीक है ना। जैसे छोड़ा था
और इसने जो विद्रोह के कारणों को पता लगाया वो कौन कौन से, जैसे इसने देखा कि जो हमारे मंत्री वर्ग है वो आपस में शादी संबंध करते हैं, जो शादी संबंध करते हैं तो एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, किसमें, करप्शन में, ठीक है ना। तो इस वजह से इसने एक अपना जो भी है आगे का बोला कि लेख जारी कराया कि भाई आगे से कोई भी मंत्री एक दूसरे मंत्री के साथ शादी नहीं करेगा, कोई बहुत बड़ा विशाल महोत्सव नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी भाई इतना रुपए कहाँ से आया। और दूसरा नेक्स्ट वाला कि इसने अपने जो इसका शासन था उसमें इसने क्या किया, जो शराब है, शराब पे भी क्या लगवा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया, ठीक है। कोई भी हमारे जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग आपस में बैठ के कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, किसी शादी संबंध समारोह में आपस में मिलेंगे नहीं। तो इसने कई सारे कड़े कानून लगाए थे। और दिल्ली सल्तनत का जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम शासक है, ये तो इसके रहे अटैक, ठीक है, ये अटैक होते हैं खत्म। अब दिल्ली सल्तनत का जो हमारा क्या रहता है ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी ऐसा हमारा शासक था जिसने क्या किया, जिसने जो जमीनें, आपको पता है इससे पहले गुलाम वंश में इल्तुतमिश ने जो जमीनें हमारी लोगों को दी थी इक्ता प्रणाली के तहत, तो उन जमीनों को जैसे इनाम की जमीन हुई, ठीक है, वक्फ की जमीन हुई, वक्फ मतलब एक तरह से धार्मिक संपत्ति, ठीक है, धार्मिक संपत्ति के अधीन आने वाली जितनी प्रॉपर्टी होती है वही वाली है आपकी, ठीक, धर्म के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी, वक्फ हुआ, इनाम हुआ। और आपका जो मिल्क वाला होता है उसके अंतर्गत जो लोगों को आपको जमीन दी गई थी तो जमीनों को इसने क्या कर लिया, वापस कर लिया और उन्हें सरकारी जमीन में मिला लिया, सरकारी जमीन में मिला लिया। उस समय सरकारी जमीन को क्या कहा जाता था, खालसा जमीन कहा जाता था, खालसा जमीन कहा जाता था, ठीक है, ये वाली बात है। इसका शासन लोगों पे कैसा पड़ रहा था, बहुत भारी पड़ रहा था, लोगों को कमाने खाने लायक ही छोड़ा, लेकिन इसके कुछ काम और भी अच्छे भी इसके थे। क्या थे, जब कभी भी हमारा सूखा जब पड़ जाता था या भूखमरी होती थी तो खालसा जमीन से प्राप्त हुई जितनी भी हमारा अनाज होता था और लोगों से प्राप्त जितने भी हमारे अनाज लगान के रूप में जो प्राप्त होते थे उन्हें ये क्या करता था, शाही गोदाम जो होते थे उनमें रखवाता था। तो उन गोदामों को ये खुलवा देता था और लोगों को उनके हिसाब के मुताबिक ये क्या करता था, घर घर अनाज को पहुंचाता था, ठीक है ना। तो इसकी एक विशेषता ये भी थी, ठीक है। इसके बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हमारे कहना चाहिए मंगोल आक्रमण बहुत तेजी से हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए इसने क्या किया, सबसे बड़ी स्थायी सेना रखी, सबसे बड़ी स्थायी सेना रखी। अब सेना रखी, ठीक है, और सेना को अगर पूरा वेतन देगा तो राजस्व सब खाली हो जाएगा। इसके लिए क्या किया इसने, जो वेतन तो जो देता था सेना को वो कैसा देता था, नकद देता था, लेकिन कैसा, कम देता था, जिसके लिए कम देता था। और जिसके सॉल्यूशन निकालने के लिए इसने क्या किया, जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को इसने लागू किया, जिससे क्या हो, लोगों के पास कम रुपए होते हुए भी वो अपनी रोजमर्रा की चीजें और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बाकी अपने जो प्रश्न लगाना है अपने उससे, जो आपके पास में किताबें हैं आप उनसे लगाइए। आपको रियलिटी आपको पता चल जाएगी कि आपके साथ में जो मेहनत की गई है वो आपको दिखेगी, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था थी इसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नगद वेतन वाला आपका हो गया, बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसके लिए बनाई थी, इसने कैसे बनाई थी वो हम बाद में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ इसने क्या किया था जो सैनिक जो थे उनकी तो हुलिया बोले तो एक तरह से उनकी पहचान को रखना, और दूसरा आपका जो घोड़े होते थे घोड़ों को दागने की प्रथा को इसने प्रचलित किया, जिससे अच्छे घोड़ों को पहचाना जा सके कौन सा कैसा घोड़ा है, ठीक है ना। और भी सेना जब हमारी आक्रमण होता है तो आक्रमण के युद्ध में भी अपने घोड़ों को
पहचाना जा सके। इसके लिए इसने कौन सी प्रथा चालू की थी? घोड़ों को दागने की प्रथा को लागू किया था, ठीक है ना। और इसने क्या किया था, सैनिकों के साथ साथ में घोड़ों को भी सैलरी इसने देना प्रारंभ किया था, जिसमें क्या होता था, जो सैनिक होते थे, जो सैनिकों के घोड़े होते थे उसके हिसाब से सैनिकों को क्या मिलता था, घोड़ों का भी वेतन दिया जाता था। तो ऐसा भी दिल्ली सल्तनत में पहली बार इसने ही किया है। और जो सैनिक जिनके पास हमारा एक अश्व होता था, अश्व बोले तो घोड़ा होता था, उन्हें हम बोलते थे एक अस्पा। और दूसरा जो हमारे इसके पास में 2 अश्व होते थे उसको बोला जाता था 2 अस्पा। क्या बोला जाता था? 2 अस्पा बोला जाता था। आप इस बात को भी अच्छे से ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब चलिए ये वाला आपका बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसके जो मार्केट रिफॉर्म्स होते हैं वो वाले। अब क्या है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को हम समझाते हैं आपको। बाजार नियंत्रण व्यवस्था में क्या था, इसने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बाजार के जो दाम होते थे प्रत्येक वस्तु के, इसने करा दिए निश्चित करा दिए। इसके समय में 4 प्रकार के बाजार आपके जो होते थे, कौन कौन से होते थे वो देखिए। एक आपका होता था मवेशी बाजार, जैसे आजकल का जैसे नकाशा कहते हैं मवेशी बाजार, जिसमें आपकी मवेशी बोले तो जानवरों को बेचा जाता था। दूसरा होता था आपकी लग्जरी और विदेशी सामानों का बाजार, विदेशी वस्तुओं का व्यापार, और जो लग्जरी आपकी कहना चाहिए एक तरह ऐसो आराम वाली चीज़ें होती थी उनका बाजार होता था। उनमें वहाँ पे भी उनके इसने प्राइस फिक्स करा दिए। इसके बाद में एक होता था आपका सामान्य वस्तुओं को बेचने का बाजार। इसमें हमारे जैसे किसान लोग जो होते थे वो अपनी जो उनकी खुद के जो प्रोडक्ट होते थे उनको वहाँ पे बेचते थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला होता था वो होता था आपका गुलामों का बाजार, जिसमें बच्चे से लेके बड़े तक हमारे गुलाम आते थे और लोग जिन्हें खरीदते थे और जिनके भी क्या होते थे, प्राइस होते थे फिक्स। और इसमें क्या था कि जो बाजार होते थे उसमें इसमें नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया था, जो हमारा एक इसने डिपार्टमेंट बनाया था गुप्तचर, एक विभाग था गुप्तचर विभाग, जिसको कहा जाता था आपका बरीद ए मुबालिक। क्या बोला जाता था? बरीद ए मुबालिक। इसका गुप्तचर विभाग को बोला जाता था बरीद ए मुबालिक, ठीक है ना। ये इसका गुप्तचर विभाग होता था। बरीद बोले तो गुप्तचर, ठीक है, और पूरा विभाग बोले तो गुप्तचर, ये वाला हो गया। और पूरा विभाग बोले तो बरीद ए मुबालिक, ठीक है ना। तो आपका इसका गुप्तचर विभाग था, इसने छोड़ रखा था अपना कहाँ पे, ये बाजार में इसके जो मुखबिरी करते थे, किसी प्रकार का कोई सामान कम नहीं तोले। अगर कोई व्यक्ति इसके शासनकाल में अगर बाजार में कम सामान को तोलता था, तोल कम करता था, तो उसे क्या दिया जाता था? बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है। और क्या होता था, इस आपकी एक संस्था होती थी जिसका नाम था दीवान ए रियासत। ये बाजार में क्या होती थी, बाजार में काम करने के लिए एक आपकी संस्था होती थी जिसको बोलते थे दीवान ए रियासत। इस दीवान ए रियासत में क्या होता था, ये आपकी संस्था में अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार का बिजनेस करना है, बाजार में आना है, तो उसके लिए क्या करना होता था, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, नाम लिखवाना पड़ता था। और ये क्या करती थी संस्था, उसके लिए सभी जितने भी रूल्स होते थे उनको बताती थी बाजार के, भैया क्या रूल्स हैं, कैसे क्या आपको व्यापार करना है, अगर आपने कम तोला तो क्या होगा, ठीक है ना। तो सभी को छोड़ो। कहा जाता है कि एक बार इसके बाजार में किसी व्यापारी ने कम सामान को तोला और कम सामान को तोला था, तो उसने इसका जो व्यक्ति था जिसने सामान खरीदा वो जाता है वहाँ पे और इसमें सर्च कराता है। सर्च कराने पे पाया जाता है कि जिस व्यक्ति ने जो सामान व्यापारी ने कम तोला, जितना कम था उसका उतना ही मांस चढ़ा के उस पर तराजू पे रख दिया गया था और बाद में उसे कुत्तों को खिला दिया गया था। तो इस प्रकार आप कह सकते हो, इसे कहते हैं नो बार्गेनिंग फिक्स प्राइस, ठीक है ना। किसी प्रकार की बार्गेनिंग नहीं, एकदम फिक्स प्राइस, ठीक है ना। तो इसमें ये भी आपका इतना वाला हुआ था। आई होप आपको ये सारी बातें इतनी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और एक बात और आपको हम बताते हैं
इसमें कुछ हमारे क्या होते थे, जो आपके कहना चाहिए बाजार था, बाजार व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने के लिए इसके कुछ जो अधिकारी होते थे, इसने अधिकारी पोस्टों की भी हमारी क्या की थी, स्थापना की थी। कुछ हमारी पोस्टें इसने निकाली थी, जैसे कि आपका है एक नाजिर। नाजिर का मतलब है आपका नाप तौल अधिकारी। एक जो आपका कौन होता था, नाजिर। नाजिर, नाजिर किससे संबंधित था, ये अधिकारी जो होता था वो नाप तौल से संबंधित होता था, नाप तौल से संबंधित, ठीक है। और एक आपका था शहना ए मंडी, शहना ए मंडी, ये आप बोल सकते हो मंडी इंस्पेक्टर या मंडी दरोगा। ये वाला क्या करता था, ये भी व्यक्ति क्या करता था, मंडी में जो बाजार होता था उसमें देखरेख करता था। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। इसने एक चीज और, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने गुप्तचर विभाग की व्यवस्था की थी। इसने जो खुद के इसके गुप्तचर होते थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनको बोला जाता था मुनहैया। क्या बोला जाता था, मुनहैया करके, मुनहैया करके बोला जाता था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के निजी गुप्तचर हैं, निजी गुप्तचर हैं, ठीक है। ये वाली बात है, थोड़ा और बचा है, इसे भी कंप्लीट कर ही देते हैं पूरा आज आपका जो खिलजी वंश है, ठीक है। तो ये बोला जाता था। इसके बाद में इसने क्या किए हैं, अपने राजस्व के, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्व की बढ़ोतरी के लिए इसने क्या किया, कुछ आपके जो कर है नए उन्हें लगाए थे। पहले तो एक जो आपका खराज, इस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखोगे। खराज, खराज आपका क्या है, खराज एक आपका ये नॉन मुस्लिम कर है। नॉन मुस्लिम जो हमारे किसान होते थे, आप बोल सकते हो हिंदू किसानों पर लगने वाला जो कर हमारा था, लगाने वाला, वो खराज था। और इसने इसको 50% कर दिया। कितना कर दिया, 50% कर दिया। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न में जब आपसे पूछा जाता है मिलान कीजिए, जिसमें आपका खराज एक होता है, तो खराज का मतलब क्या होता है, हिंदू किसानों पर लगने वाला जो कर होता है उसको क्या बोला जाता, खराज बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये वाली बात हो गई। इसके बाद में इसने 2 प्रकार के कर और भी इंट्रोड्यूस कराए थे, जैसे एक आपका है घरी कर और एक आपका है चरी कर। घरी कर का बोल सकते हैं आप, जो आपका हाउस टैक्स आपका जो वाला आपका रहता है उसको, और जो चरी टैक्स आपका होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो मिडो टैक्स होता है, मतलब आपका मिडो वाला चारागाह पे जो लगता है, किस पे लगता है आपका, चारागाह। तो जो दुधारू पशु होते थे वो जो यहाँ पे जाते थे, उन पे एक प्रकार का चरने के लिए जाते थे, तो उन पे एक प्रकार का कर लगता था जिसे बोलते थे हम चरी कर। और दूसरा, जिन लोगों के पक्के घर होते थे उन घरों पे भी जो कर लगता था उनको बोलते थे घरी कर। तो इसने 2 ये नए कर आपके इंट्रोड्यूस कराए हैं, इनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इधर क्या होता है आपका, अच्छे से आप थोड़ा और देख लीजिए, बस हमारा ये वाला जो टॉपिक है क्लोज होने वाला है। इसमें क्या होता है, 1300 आपकी 13 की बात है, कितने की बात है, 1313 की। 1300, ये वाली बात समझ में आ गई, अब इधर आ जाइए। 1313 में देवगिरी पर आक्रमण, किस पर आक्रमण, देवगिरी पर, किसके नेतृत्व में, मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण होता है। ये क्या चीज है उसे देख लेते हैं। ऐसा था 1313 ईस्वी में जब आक्रमण किया गया था, तो इस समय जो यहाँ के हमारे कौन थे, जो शासक थे आपके रामचंद्र, वो उनकी हो जाती है डेथ। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो बेटे थे, तो उनको क्या चाहिए था कि जो हमारी तय आपकी करनी चाहिए शर्तें थी, शर्तों के अकॉर्डिंग जो कर था निश्चित कर, उसको दिल्ली में भेजना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब कर नहीं भेजा तो हमारा जो मलिक काफूर क्या करता है, उस पर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद में उन्हें पराजित करके और देवगिरी को क्या होता है, जीत लेता है। और जीतने के बाद में इसी देवगिरी के आसपास के क्षेत्रों को भी जीतता है, और आगे चलकर वो क्या करता है, यहाँ पर खुद बन बैठता है शासक। शासक बन जाता है, लेकिन किसकी परमिशन से, अलाउद्दीन खिलजी की परमिशन से वो यहाँ पे शासक बन जाता है, सूबेदारी उसे मिल जाती है। इधर क्या होता है, 1315 में उसे पता चलता है कि उसके जो बॉस हैं, मतलब बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, अब मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। बस थोड़ा और है, इसे कंप्लीट कर देते हैं।
और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं इसको अच्छे से देख लूँगा। ओके और बेस्ट मेहनत करते जाइए, क्योंकि जो हमारा होता है आज के समय में जॉब लेने का कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता है, केवल मेहनत और मेहनत और मेहनत। अगर आप इसे करते जाते हैं तो निश्चित मानिए एक दिन आपके हाथों में आपकी जो जॉब आपने जो विश की है वो आपके हाथों में होगी। ठीक है, केवल धूप बत्ती लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है और मेहनत करनी है। ये मत देखो कि लॉन्ग है शॉर्ट है, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आपको जो आपका प्रश्न होंगे उन्हें आप सॉल्व करने में आपको मज़ा भी आएगा, ये भी बात श्योर है। ठीक है, तो आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। जब इसके 1313 की बात कर रहे थे तो यहाँ पे 1313 में क्या होता है, देवगिरी पर हमारा कौन आ जाता है, आसपास के क्षेत्रों को जीतकर मलिक काफूर, और 1300 मलिक काफूर। ठीक है, और आपको पता है 1315 में इसको पता चलता है कि जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर वाले उसकी सही से देख रेख नहीं कर रहे हैं, तो मलिक काफूर कहाँ पे आ जाता है, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पर आ जाता है। इसकी देखरेख करने के लिए कौन, मलिक काफूर। जब मलिक काफूर आ जाता है फिर क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है इसकी हो जाती है मृत्यु। जब मृत्यु इसकी हो जाती है तो आपका पूरा जो शासन होता है वो किसके हाथों में चला जाता है, वो आपका चला जाता है मलिक काफूर के हाथों में चला जाता है। और मलिक काफूर क्या बन जाता है, शासक एक तरह का बन जाता है। लेकिन ये चीज़ जो आपकी होती है ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाती है, और क्या होता है 1316 में, अगली ही साल 1316 में एक आपका अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। क्या नाम होता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। जो व्यक्ति होता है ये कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है। ये किसका पुत्र है, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है, ये आ जाता है और ये क्या करता है, आपका जो मलिक काफूर है इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में खुद शासक बन बैठता है। और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम व्यक्ति है जो स्वयं क्या ले लेता है, अल-वासिक बिल्ला की उपाधि। अल-वासिक बिल्ला की उपाधि ले लेता है। अल-वासिक बिल्ला बोले तो खलीफा, स्वयं को ये क्या कहता है, खलीफा कहता है। खलीफा की क्या ले लेता है, उपाधि धारण कर लेता है। अगर आपसे पूछे हमारा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने स्वयं अल-वासिक बिल्ला की उपाधि ली, तो वो हमारा कौन सा रहेगा, आपका जो व्यक्ति है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, वो है। लेकिन क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो व्यक्ति है ये थोड़े इसके ढंग सही नहीं है। ठीक है ना, इसके जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। इसे क्या है, जो आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, इसे नग्न स्त्री बा पुरुषों की जो सोहत होती है, स्त्री पुरुषों की सोहत क्या होती है, बहुत पसंद होती है। ये अपने जो कहना चाहिए आपका इसका जो कहना चाहिए जो महल था उसमें कभी ये खुद ही न्यूड होके नंगा होके घूमता था, और कभी कभी क्या करता था, ये मतलब बिठाल के लोगों को जो मीटिंग करता था वो न्यूड कहता था, सभी लोग न्यूड हो जाओ चलो मीटिंग करते हैं। ठीक है ना, तो इसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं थी। जब हरकतें इसकी अच्छी नहीं थी तो आपको पता है ऐसा शासक हमारे ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। ठीक है, इसके बाद में एक इसका एक वजीर होता है जिसका नाम होता है नसरुद्दीन खुसरो खां या शाह खिलजी। नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी। एक आपका एक अगला, अब यहाँ पे हमारा एक करैक्टर आ रहा है जिसका नाम है नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी, और जिसको खुसरो खिलजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुसरो खिलजी कहा जाता है। ये क्या था, आपका नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी, जिसे खुसरो खिलजी कहा जाता है, ये आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का क्या होता है, वजीर होता है। और ये क्या करता है, नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी, ये
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की कर देता है हत्या और स्वयं बन बैठता है क्या, शासक। यहाँ पे एक जानने लायक ये बात है कि नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी, जो आपका किस नाम से जाना जाता है, खुसरो खिलजी के नाम से जाना जाता है, ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला व्यक्ति था जो हमारा क्या था, हिंदू धर्म से परिवर्तित था, हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर हमारा आया था और बाद में एक किसके पद तक पहुंचा था, ये हमारे सुल्तान के पद तक पहुंचा था। किस पद तक पहुंचा था, सुल्तान के पद तक पहुंचने वाला हिंदू धर्म से परिवर्तित जो व्यक्ति था प्रथम, वो हमारा कौन है, नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी, जिसे खुसरो खिलजी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें सही से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब क्या होता है, इससे थोड़े हम आगे की बात करते हैं। इसी समय क्या होता है कि आपका एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जिसका नाम होता है गाजी मलिक। क्या नाम होता है, गाजी मलिक। और गाजी मलिक जो आपका है, कौन सा आपका नया करैक्टर आ रहा है, गाजी मलिक। गाजी मलिक, ये गाजी मलिक आपका है वो पंजाब का क्या है, आपका गवर्नर है। क्या है, पंजाब का गवर्नर है। ये पंजाब का गवर्नर है, तो लोगों का शासन नसरुद्दीन खुसरो खां जो कर रहे थे वो भारी पड़ रहा था, तो उन्होंने पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक को बुलाया और गाजी मलिक ने अपनी सेवाएं क्योंकि खिलजी वंश में बहुत अच्छे से दी थी, तो लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ थे। इसको बुलाया गया और ये जब ये आता है तो ये क्या करता है, आपका जो नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी होता है, जिसको कहते हैं खुसरो खिलजी, खुसरो खिलजी को ये क्या करता है, खुसरो खिलजी को ये पराजित करता है, खत्म करता है और क्या हो जाता है, स्वयं शासक बन बैठता है। यही गाजी मलिक आगे चलकर आपका जो है तुगलक वंश की नींव डालता है और जो किस नाम से बैठेगा, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना, तो आपने ये सारी चीजें देखी हमारे किसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में देखी। आपका ये इतनी चीजें जो हमने बताई हैं वो आप अगर अच्छे से करते हैं तो यकीन मानिए आपको जो भी आप प्रश्न लगाएंगे उन्हें करने में आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, एक कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे हमारे जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, इसने कुछ हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क कराए थे, तो क्या क्या है उनको देख लेते हैं। इसने जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके पास में क्योंकि एक बड़ी सेना थी, ठीक है ना, एक बड़ी सेना थी, इसके जो निर्माण कार्य देख लेते हैं, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से हैं। तो इसने क्या किया, क्योंकि इसके पास में बहुत बड़ी जब सेना थी तो उसे रखने को जगह चाहिए, तो उसे रखने के लिए इसने एक सीरी फोर्ट का निर्माण कराया। सीरी फोर्ट या सीरी का किला, ये दिल्ली में है आपका, इसका इसने निर्माण कराया। ठीक है, इसमें निर्माण कराया और इसने क्या कराया, एक आपकी जमात खाना मस्जिद, इसका भी दिल्ली में निर्माण कराया, जो निजामुद्दीन औलिया दरगाह के पास है। और आज के कोरोना पीरियड में जमातियों को कौन नहीं जानता, तो जमात वाली जो मीटिंग हुई थी वो भी यहीं पे हुई थी। ठीक है, तो ये आपका जमात खाना मस्जिद जो है आपकी है दिल्ली में, ये भी इसने ही इसकी स्थापना कराई थी, मतलब कहना चाहिए बनवाया था। इसके बाद में एक आपका एक दरवाजा था, अलाई दरवाजा का इसने भारत में निर्माण कराया। और ये अलाई दरवाजा अगर आपसे पूछे किसी क्यों दरवाजा है, तो किसी चीज का दरवाजा होगा, तो ये आपका कुतुब मीनार का दरवाजा है, कुतुब मीनार का क्या है, आपका दरवाजा है। और अलाई दरवाजा भारत में बनने वाला ऐसा पहला हमारा बिल्डिंग है जिसमें वास्तविक चाप का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, आपका वास्तविक चाप का प्रयोग अगर पूछे भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो आपका अलाई दरवाजा में हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हमने आपको बताई हैं, आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और जो एक चीज और, अलाई दरवाजा को क्या है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को क्या कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, रत्न कहा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसे भी ध्यान रखोगे, इसका दूसरा क्या नाम है, वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक चीज और जो आपसे पूछ ली जाती है, बस इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो क्लोजअप हो जाएगा और आगे हम जो भी हमारा स्टार्ट होगा वो तुगलक वंश होगा। इसमें क्या है, आपका
अलाउद्दीन खिलजी की एक किताब है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का हमारा विवरण दिया गया है, तारीख ए फिरोज शाही। कौन सा है आपका? तारीख ए फिरोज शाही। मैं इसको थोड़ा रब कर दे रहा हूं, फिर मैं लिख दे रहा हूं, तारीख ए फिरोज शाही, जिसमें क्या है आपका अलाउद्दीन खिलजी की जो जितनी भी हमारी आर्थिक नीतियां हैं उनका क्या है आपका विवरण दिया है। ठीक है, तो इसमें लिख दे रहा हूं तारीख ए फिरोज शाही, बहुत पूछी जाती है, तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, इसमें क्या है आपका अलाउद्दीन खिलजी की जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं उनका इसमें हमारा विवरण है। और इसके जो राइटर की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके हैं जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, और इसके साथ में हमारा आज का जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आने वाला जो हमारा खिलजी वंश था वो पूरी तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक हमारा कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये बातें जो हमने जितनी भी आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और आप अगर इस बार जो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से आप देख लेना एक बार, और आपके सभी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और इस पर भी अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप प्लीज़ अपना कमेंट को लीव कीजिए, हम उस पर जरूर प्रतिक्रिया अपनी देंगे। ठीक है, आपको जरूर बताएंगे उसके बारे में। और अपना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। और निश्चित मानिए यहाँ से अगर आप जो भी कंटेंट दिया जा रहा है बहुत मेहनत के साथ में बनाया जा रहा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और आपका इसका फ़ायदा आपके जो परीक्षाएं होंगी उसमें मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप हमसे जुड़े हैं। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।